गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज डे 3 ऑफ आवर मुक्तिनाथ मस्तांग ट्रिप। हम हैं अभी बेनी में। पहाड़ों में ऐसा क्या है जो हमें अपनी ओर खींचता रहता है? मेरे ख्याल से शांति, शीतलता और संतुष्टि। और ध्यान लगाकर हम इसकी उच्चतम स्तर को महसूस कर सकते हैं। तो बस कुछ इस तरह दिन की शुरुआत करके आज की राइड स्टार्ट करनी नीचे आई ही थी कि सामने से प्रॉपर बैंड्स के साथ ये रैली आते हुए दिख गए। जिज्ञासा बस हम भी रुक गए हैं। तो माजरा ये है कि नेपाल में इस सप्ताह ट्रैफिक वीक मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए। उसी उपलक्ष्य में रैली की जा रही है जिसमें स्कूल बच्चों के साथ साथ समाज के कई वर्ग के लोग सम्मिलित दिख रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित हूँ ये देखकर, पहाड़ी इलाके में किसी सामाजिक विषय पर इतनी बड़ी रैली। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर ही इस रैली में शामिल हो गया है। चलिए अब सफ़र की शुरुआत करते हैं। बेनी बाजार में स्थित अपने होटल से निकलकर हम चल पड़े हैं बेनी जॉनसन सड़क की ओर। ये है बेनी का बस स्टैंड और टैक्सी पार्किंग। यहाँ से आपको जॉनसन या मुक्तिनाथ की बस मिल जाएगी। यहीं से आप अपने सफ़र के लिए टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। वैसे आपको ये पत्थर याद है? जी हाँ, ये वही शालिग्राम शिला है जिनसे अयोध्या में नवनिर्मित राम जी की मूर्ति बननी थी। ये शिला यहीं बेनी से इस स्थान पर ठूलो डगर से निकाले गए थे। एक शिला 14 टन की थी, वहीं दूसरी 27 टन की। काली गंडकी नदी के तट से निकली इन शिलाओं को जनकपुर के जानकी मंदिर के माध्यम से अयोध्या भेजा गया था। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को तराशा नहीं जा सकता क्योंकि शालिग्राम शिला स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है, तो इन्हें तोड़ना अनुचित है। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी क्योंकि 14 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया, लेकिन 27 टन वजनी शिला भी उपयुक्त ना पाए जाने पर दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है जहां इनकी विधिवत पूजा होती है। मूर्ति ना बन पाने की स्थिति में नेपाल में एक पक्ष इन शिलाओं को वापस मंगाने की मांग करता है, वहीं यहीं का दूसरा पक्ष कहता है जनकपुर माता जानकी धाम से पहाड़ में दिए गए इन शिलाओं को वापस कैसे मांग सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो मैंने इन पत्थरों पर इतना ज्ञान क्यों दे दिया, तो मुक्तिनाथ का ट्रिप मुक्तिनाथ मंदिर में दर्शन से संबंधित है और मुक्तिनाथ मंदिर इन शालिग्राम शिलाओं से। और इन शिलाओं को हम हमारे दाहिने बह रही काली गंडकी नदी से ही प्राप्त करते हैं जो इस सफ़र में जॉनसन तक हमारे साथ साथ चलती रहेगी। बेनी से शुरुआत के 4-5 किलोमीटर तक रोड बहुत अच्छी थी, पर उसके बाद की सड़क ऊबड़ खाबड़ ही चल रही है। छोटे छोटे से पैच अच्छे मिल रहे हैं, पर ज़्यादातर सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। दोस्त वापस आ रहे हैं, लग रहा है आज का पहला ब्रेक का टाइम हो गया है। कुछ 8-10 साल पहले तक लद्दाख में ऑफ-रोडिंग का जो मज़ा मिलता था वो यहाँ मिल रहा है। काफ़ी रॉ अनटच्ड सा लैंडस्केप है यहाँ, जो भीड़ भाड़ वाली दुनिया या क्राउडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बिल्कुल अलग है। लुक व्हाट आई फाउंड। पता नहीं ये टेडपोल है या सैपलिंग्स। पहाड़ों में नदियाँ खुद तो इतनी रफ्तार से बहती हैं, पर इनके किनारों पर पहुंचकर हम ठहर से जाते हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं काली गंडकी नदी पहले बनी या हिमालय, मतलब इन दोनों में कौन पहले अस्तित्व में आया, तो आप क्या जवाब देंगे? तो जवाब है काली गंडकी। हजारों सालों से तिब्बतन प्लेटू से काली गंडकी छोटी पहाड़ियों से बहती रही। अर्थ क्रस्ट के टकराने से पहाड़ ऊंचे उठते चले गए, हिमालय की श्रृंखला बनी और उसके साथ काली गंडकी ने दुनिया का सबसे गहरा गॉर्ज बना लिया, धौलागिरी और अन्नपूर्णा के बीच। कुछ हंसी ठहाके, कुछ फोटोग्राफी और कुछ शांत लम्हे। सच में कभी कभी लगता है वक्त कुछ देर के लिए थोड़ा धीमा हो जाए। चल पड़े हम तातो पानी की। ऊपर पुल का निर्माण तो हो चुका है, पर अप्रोच रोड का अभी काम चल रहा है, तो हम नीचे से जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 10-15 दिनों में ऊपर का रास्ता खुल जाए। अभी पीक समर की वजह से यहाँ पानी कम है। मॉनसून में इसे पार करना चैलेंज ही रहता है। Fireplace burning low, burning low. My heart started to roam. Couldn't stand being lame. Packed my bag, time to go home. Left my worries all alone. Racing back where I belong. ये है म्याग्दी का तिपलियांग गांव। I couldn't just sit, I couldn't stay gone, I couldn't just sit. Boarded a train, I rode back before dawn. बिनी के बाद लैंडस्केप बिल्कुल बदल चुका है। घर, गांव, सड़क, हवा, पहाड़ सब डिफरेंट है यहाँ इस सड़क पर कुछ कुछ किश्तवाड़ से किलर वाली फीलिंग्स आ रही हैं। Nothing sweeter than that ride, greener pastures call my name. Through the window seems they fly. Got my ticket in my hand, strumming to a bluesy band. दोस्त के बाइक की चेन लूज हो गई है और काफी आवाज कर रही है। जब तक चेन टाइट होगी तब तक चलिए चाय पी लेते हैं। अच्छी संख्या में विदेशी पर्यटक इस क्षेत्र में आते हैं, सो टूरिज्म की संभावनाओं को पहचान कर कुछ लोकल लोगों ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स यहाँ डेवलप कर लिए हैं। काली गंडकी नदी के कभी बाएं तो कभी दाएं चलता हुआ रास्ता धीरे धीरे अब ऊंचे पहाड़ों की तरफ चल पड़ा है। सड़क ऊबड़ खाबड़ तो है, पर ऐसी भी खराब नहीं है जो सफर रुक जाए। हम भी सड़क को ध्यान में रखकर उतनी ही रफ्तार में चल रहे हैं जिससे सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच जाए। दोस्तों, पहाड़ों में गाड़ी चलाने के ये नियम मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, जैसे अपने से बड़ी गाड़ी, खाई की तरफ चल रही गाड़ी या चढ़ाई चढ़ रही गाड़ी को पास देने का। बाइक की बात करूँ तो मैं अभी अपनी 150 सीसी की FZS वर्जन 2 चला रहा हूँ। ऑफ रोड के साथ कई जगह काफ़ी खड़ी चढ़ाई मिल रही है, पर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बाइक आराम से हर टेरेन में साथ दे रही है। थोड़ा सा टायर्स के साथ इशू आ रहा है। मेरी बाइक में स्पोर्ट्स बाइक के टायर लगे हुए हैं जो स्लश या लूज गिट्टी वाली रोड पर स्किड कर रहे हैं।
वहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, अदरवाइज बाइक स्मूथ चल रही है, पावर वाइज भी कोई इशू नहीं है। वीडियो में देखने से शायद पता न चले, पर लास्ट वाली चढ़ाई और ये ढलान दोनों बहुत तीखे हैं। टेम्परेचर इस समय 20 डिग्री के आसपास होगा। ऑफ रोड ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरता रास्ता। अब एहसास हो रहा है शहर की भीड़ भाड़, गर्मी, शोर से दूर प्रकृति की गोद में आ गया। आसमान में एक बार फिर से बादल छाने लगे हैं। कल तो रोड अच्छी मिल गई थी, सो बारिश के बावजूद सफ़र जारी रखने में कामयाब रहे। पर आज अगर बारिश हुई तो ऐसे टेरेन में जाने हमारा क्या होगा। ओह वाओ, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुपसे वाटरफॉल। कितनी अजीब बात है ना, शहर के शोर शराबे से सुकून के लिए हम पहाड़ों में आते हैं और यहाँ झरनों के शोर के बीच भी हमें सुकून महसूस होता है। एक शोर मानव द्वारा जनित है, जिससे स्वयं मानव परेशान है। एक शोर प्रकृति द्वारा जनित है, जिसमें मानव को आराम है। सच में ट्रैवलिंग कितना कुछ सिखाता है अगर हम सीखना चाहें तो। इस संसार में अगर आपको अपनी जगह देखनी हो तो किसी झरने को देखिए। इतने बड़े संसार में इतने सारे लोगों के बीच हम झरने की एक बूंद जैसे ही हैं, जो किसी पहाड़ के कोने से गिरते वक्त बूंद बनकर अस्तित्व में आते हैं, गिरते हैं और नीचे नदी में पहुंचकर वापस विलीन हो जाते हैं। ऊपर से नीचे तक का सफ़र, बस इतना सा ही, और यही तो जीवन है। इस सफ़र को किस तरह पूरा करना है, ये इन बूंदों से सीखने योग्य है। दोस्तों, रुपसे वाटरफॉल पोखरा से लगभग 110 किलोमीटर, वहीं जॉनसन से 40 और बेनी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 1000 फीट है। पहले झरने के करीब बस एक छोटा पुल हुआ करता था, जिसे मानसून में पार करना चैलेंज हुआ करता था, पर अब नए पुल के निर्माण के बाद इसे पार करना आसान हो चुका है। रुपसे पे करीब 30 मिनट रुकने के बाद हम चले ही थे कि रोड ब्लॉक मिल गया। गनीमत यही थी कि 15-20 मिनट में ही बुलडोज़र ने रोड क्लियर कर दिया और हम आगे चल पड़े। अगर आप इंडिया से हैं और ट्रैवल करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये टेरेन, ऐसे रास्ते इंडिया में आपको कौन सी जगह की याद दिला रहे हैं। ये है घासा और हम इंटर हो चुके हैं अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया में। यहाँ हमारा अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया का परमिट चेक हुआ, जो हमने कल पोखरा में बनवाया था। अगर किसी कारणवश आप पोखरा में परमिट नहीं बनवा पाए तो आप यहाँ भी परमिट बनवा सकते हैं, पर ध्यान रहे पोखरा में जो परमिट 1000 रुपये में बना था वो यहाँ 2000 नेपाली रुपये में बनेगा। यहाँ से आगे ड्रोन फ्लाई करने का परमिशन नहीं है। ड्रोन फ्लाई करने का परमिट आप काठमांडू या जॉनसन एयरपोर्ट से 1 लाख NPR में बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ऐसा ही है। इस पॉइंट के आगे नेपाल गवर्नमेंट की परमिशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसे अपर मस्तांग, लोमाथांग जाने की परमिशन 45,000 INR में मिलती है। घासा से 7-8 किलोमीटर बाद से सड़क बिल्कुल दुरुस्त मिल रही है। मौसम इन नज़ारों में 4 चांद लगा रहा है।
क्या सड़क के साथ नज़ारों में आया बदलाव आप भी महसूस कर रहे हैं? पर हम जो बदलाव सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं वो है टेम्परेचर में। अचानक से सर्दी, ओह वाओ, मुझे तो अभी से लगने लगा है यहाँ आना फुल पैसा वसूल है। अगर बादल नहीं होते तो लेफ्ट की पहाड़ियों के पीछे धौलागिरी और राइट की पहाड़ियों के पीछे अन्नपूर्णा रेंज दिख रहे होते। पर खिली धूप में बाइक चलाने से कहीं ज़्यादा आनंद इस मौसम में आ रहा है। अब हिमालयन क्षेत्र में होने का एहसास हो रहा है। जैसी ठंड लग रही है हमें, टेम्परेचर शायद अभी 7-8 डिग्री के करीब होगा। घासा और कालो पानी के बीच है लेते विलेज, जो मुख्यतः गुरुंग और थकाली जनजातीय लोगों का गांव है। धौलागिरी, थुकचे, नीलगिरी और अन्नपूर्णा जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरे ये गांव इस रूट पर मेरा फेवरेट विलेज है। यहाँ सभी घर एक जैसे पत्थरों से ही बने हुए हैं और मैं बयां नहीं कर सकता ये कितना सुंदर है। लेते विलेज को इस तरह बाइक से चलते चलते दिखाना इस विलेज के साथ इनजस्टिस है। काश मैं यहाँ ड्रोन उड़ा पाता और आपको दिखा पाता ये जगह कितनी खूबसूरत है। अब पानी का रंग देखकर आप समझ रहे होंगे इसका काली गंडकी नाम क्यों पड़ा। अब तो नज़ारे ऐसे हो चले हैं कि हर 1 किलोमीटर पर बाइक रोकने का मन करने लगता है। सच बताऊं तो इन नज़ारों को आप कार या बाइक से जी ही नहीं सकते हैं। ये जगह, ये रास्ते वॉक करके महसूस करने योग्य हैं। मुझे अब समझ आ रहा है इतने सारे विदेशी पर्यटक 16 से 30 दिन तक के अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक या एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने नेपाल क्यों आते हैं। I mean, इतना टाइम वॉक करके घूमने में क्यों लगाते हैं जब हम ऑटोमोबाइल से इसे कम समय में कवर कर सकते हैं। आपने हॉलीवुड मूवी हिल्स हैव आइज देखी है? कुछ वैसा ही सीन है ना। कहते हैं पुराने समय में ऐसे केव्स मॉन्क्स मेडिटेशन के लिए बनाते थे। कुछ इसे घर की तरह भी प्रयोग करते थे, जिसमें एक केव दूसरी केव से अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती थी। हम पहुंच गए हैं कोवांग, जो बिल्कुल धौलागिरी के तलहटी में बसा हुआ है। ठंड से हमारा बुरा हाल है। रुचिर भाई का आज फास्ट है। हम भी अभी तक चाय पीकर ही दोस्ती निभा रहे थे, पर बारिश के बीच ऑथेंटिक पहाड़ी मोमोज, थुक्का और चाय की खुशबू ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो दोस्त जो कल ही 6 प्लेट चिकन मोमोज निगल चुका है, उसके फास्ट के चक्कर में ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने देना ठीक है क्या? फिर क्या था, दिल की जगह हमने भी पेट की सुनी और फिर मैगी, थुक्का, मोमोज का गर्दा उड़ा दिया।
टीचर भाई हमारी हेल्प करने आए थे। हम तो पार कर गए, वो बेचारे फंस गए हैं। और हमारी शराफत की भी दाद दीजिए, कभी आधा किलोमीटर भी बाइक के पीछे पीछे अपने दोस्त को नहीं दौड़ाया। कैमरा रेडी रख रहा है, क्या पता नई स्टोरी मिल जाए। अगर आपने हमारी लद्दाख सीरीज़ का एपिसोड 5 नुब्रा टू पैंगोंग देखा है तो आप समझ रहे होंगे वाटर क्रॉसिंग पे कौन से स्टोरी की तलाश चल रही है। ये वही शालिग्राम शिला है एपिसोड की शुरुआत में मैं जिसका लंबा चौड़ा जिक्र किया था। पता नहीं ये ओरिजिनल है या नहीं। कितने का है? 25 इस एरिया में कई छोटे छोटे गांव हैं। शायद ये बच्चे इन्हीं किन्हीं गांव में से हैं जो स्कूल के बाद कुछ पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लग नहीं रहा आज मौसम साफ होगा। 4 बजने को है। हम पहुंच गए मस्तांग के सबसे आइकॉनिक विलेज मारफा। मारफा देश विदेश में अपने एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके लिए ही इंडिया से बाइक से ये ट्रिप करने का प्लान किया हूँ। एक्चुअली हम बस से भी कंफर्टेबली मुक्तिनाथ दर्शन को आ सकते थे, पर मारफा की गलियों में बाइक चलाने का अनुभव एक कभी ना भूल पाने वाला अनुभव होगा। मारफा अपने आप में एक पूरी किताब है
जिसे 2-4 मिनट में बयां नहीं किया जा सकता। और ये एपिसोड ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मार्फा पे एक बोनस एपिसोड ज़रूर पोस्ट करूँगा। तब तक आपको मार्फा का एक क्विक व्यू दिखा देता हूँ। मार्फा में हम काफ़ी देर तक रुक गए, जिससे अब हमें जॉनसन तक अंधेरे में, या कह लें इन ऑफ रोड्स को बाइक की हेडलाइट के भरोसे ही पार करना पड़ेगा। हम पहुंच गए हैं जॉनसन। 8 बज रहे हैं। 4-5 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ। सड़कें खाली हो चुकी हैं, तो बच्चों ने रोड को ही फुटबॉल ग्राउंड बना लिया है। यहाँ भी काफ़ी फॉरेनर्स ठहरे हुए हैं। वैसे तो ज़्यादातर एरिया में काफ़ी अंधेरा है, पर फिर भी जॉनसन देखने में काफ़ी शानदार जगह लग रही है। ये हमारा रूम और ये है ओरिजिनल ऑथेंटिक थकाली खाना। बाकी की चीज़ें कल सुबह की रोशनी में दिखाता हूँ। गुड नाइट।